एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो कि हमसे आरजीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस एक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, सिर्फ 36 सेक्शंस हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 36 नहीं 37 सेक्शंस हैं, 5 चैप्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले तो हम जैसे बेसिक्स की बात करते हैं तो इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, कब ये एनफोर्समेंट में आया, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी तो हम अपने बियर एक्ट में देखेंगे तो प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, 13 सितंबर 2005 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। दिस इज द असेंट डेट। फिर दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि कब ये एनफोर्स हुआ, कब ये फोर्स में आया। तो दैट इज 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को ये एनफोर्स हुआ। ये दो बातें हो गई। और फिर कितने सेक्शंस हैं तो 37 सेक्शंस हैं एंड देयर आर 5 चैप्टर्स। ठीक है, अब इसमें जो आपका डेफिनेशन वाला क्लॉज है, यानी कि आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज कह लो या डेफिनेशन क्लॉज कह लो, उसमें से सारी डेफिनेशंस आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, जैसे शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, रिस्पोंडेंट कौन होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ कहीं से सवाल बनता नहीं है डेफिनेशन क्लॉज से। ठीक है, बाकी सारे डेफिनेशन बिल्कुल एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लीस्ट की भी बात छोड़ दो। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए 2A में, जो कि हमें अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? कोई भी महिला होगी जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है उसे अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इतना जानो कि 2A में अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, और वो अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? कोई महिला होगी। तो हम कह सकते हैं डीवी एक्ट में सिर्फ ऑफेंस जो है अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। अब वुमेन कोई भी वुमेन हो सकती है, दैट इज डॉटर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है आपकी को, मतलब कोई भी वुमेन आपके जो है घर में हो सकती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही होगी। ठीक है, कोई भी हो सकता है। वुमेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसके साथ होनी चाहिए? रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट कौन? जिसके अगेंस्ट केस किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ, और साथ साथ जो है वो सब्जेक्टेड होनी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस की, यानी कि उसको जो है डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर हुआ होना चाहिए। बस ये सबसे पहले अग्रीव्ड पर्सन जो है इस केस में कहा जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2A में। ठीक, फिर अब ये तो हमें पता चल गया कि कोई वुमेन है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होगी, वो अग्रीव्ड पर्सन के श्रेणी में आएगी। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप हमें 2F में दे रखा है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप कह रहा है कि दो पर्सन जब एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब भी हम आगे समझेंगे। शेयर्ड हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है वो हमें 2S में दे रखी है, वो भी हम आगे देखेंगे। शेयर्ड हाउस होल्ड अगर हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो साथ में रहना। ठीक है, तो दो लोग जब साथ में रह रहे हैं, वे हु आर रिलेटेड बाय कॉन्सैंग्विटी। कॉन्सैंग्विटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशन है कोई। ठीक है, ब्लड रिलेशन तो किसी का भी हो सकता है, डॉटर हो सकती है आपकी जो है मदर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकती है, तो वो ब्लड रिलेशन में आ गया। मैरिज का होना चाहिए या फिर अडॉप्शन होना चाहिए, और फैमिली मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली अगर है तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के जो है रिलेशन होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 रिलेशन जो है हमें बताए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है सवाल बनता है। तो 2A में अग्रीव्ड पर्सन पढ़ा हम लोगों ने, 2F में हम लोगों ने पढ़ा डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कह रहे हैं कि दो पर्सन जब शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, वो आर रिलेटेड बाय ब्लड रिलेशन, कॉन्सैंग्विटी, या फिर जो है अडॉप्शन से रिलेटेड है, या फिर मैरिज से रिलेटेड है, या फैमिली मेंबर है जॉइंट फैमिली के। ठीक है, ये हो गया। अब रिस्पोंडेंट कौन होता है, यानी कि किसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। तो रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट का मतलब जो अक्यूज्ड पर्सन है। 2Q में आपको रिस्पोंडेंट दे रखा है, और रिस्पोंडेंट में जो है बता रखा है अडल्ट मेल, और यहाँ पर कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया हुआ है, बट अडल्ट मेल को हटा दिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अक्यूज्ड कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ सिर्फ अडल्ट मेल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मतलब कोई आदमी ही नहीं हो सकता, कोई औरत भी हो सकती है जिसने किसी औरत के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस किया हो। औरत का मतलब है मदर इन लॉ हो सकती है।
ठीक है। तो अगर ये रिस्पोंडेंट में ये हो सकता है। और अडल्ट मेल को रिप्लेस किससे किया गया है, ये आप अपनी बैराक में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। अडल्ट मेल को रिप्लेस कर दिया गया है, तो अडल्ट मेल की जगह पर एनी पर्सन है। आपकी बैराक में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अडल्ट मेल की जगह पर अब एनी पर्सन है, जिसमें कहा गया है, कौन से केस में कहा गया, हीरालाल हरसोरा वर्सेस पुरुषोत्तम नहीं सॉरी कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, ठीक है। ये 2016 का केस है, इसमें जो है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब एनी पर्सन से हम पढ़ेंगे। तो अब 2Q में अगर हम कहें तो रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, किसके साथ, अग्रीव्ड पर्सन के साथ। रिस्पोंडेंट 2Q में डिफाइंड है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, किसके साथ, अग्रीव्ड पर्सन के साथ, और प्लस जिसके अगेंस्ट जो है रिलीफ सॉर्ट करी जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 2S जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में बात करता है। तो शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होगा, शेयर्ड हाउस होल्ड एग्रीव्ड पर्सन लिविंग विद रिस्पोंडेंट, जहां पर एक घर में अग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट साथ साथ रह रहे हैं, उसे हम शेयर्ड हाउस होल्ड कहेंगे, ठीक है। एट स्टेज ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इन हाउस होल्ड ओन्ड, हाउस होल्ड वो खुद का भी हो सकता है, ठीक है, अकेले, मतलब जैसे मान लो अकेले उसका हो सकता है, किसी एक पर्सन का, जॉइंटली आप मान लो ओन कर रहे हैं, या फिर अगर रेंट में भी रह रहे हैं तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड ही माना जाएगा। ओन्ड का मतलब है कि किसी एक पर्सन का अगर है, किसी एक पर्सन के नाम पर घर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड के नाम पर अगर घर है और अगर वहां पे वाइफ रह रही है एंड शी इज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड में ही डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। दूसरी बात क्या कही, जॉइंटली दोनों लोग ओनर्स हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों ओनर्स हैं, ठीक है। और टेनेंटेड का मतलब है कि वो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड की जो है एम्बिट में आएगा। तो ये जो डेफिनेशंस है, कुछ डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और कि 2Q में एक प्रोवाइजो है जो हम लोगों ने मिस कर दिया है, एक मिनट। 2Q में प्रोवाइजो है, कहता है कि प्रोवाइडेड दैट एन अग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज में ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। ये बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई मतलब वाइफ, पार्टनर या फीमेल जो है, जो रिलेशनशिप में है इन अ नेचर ऑफ मैरिज। अब इन अ नेचर ऑफ मैरिज का क्या मतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है क्या अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसके बाद द वुमेन इज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो शी कैन फाइल कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। तो वो जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट हस्बैंड और द मेल पार्टनर। ये इतना इसमें बताया गया कि कौन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब बस इससे ज्यादा जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है डेफिनेशन क्लॉजेस में। शेयर्ड हाउस होल्ड वगैरह हमने सब कुछ देख लिया। अब हम आते हैं सीधे सीधे चैप्टर 2 पे, जो कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बता रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है आखिर में, ठीक है। शुरू करते हैं सेक्शन 3 में, और ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक चीज इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट any act or omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence। कोई भी एक्ट, ओमिशन या कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बनाएगा किसको, डोमेस्टिक वायलेंस को। इफ डोमेस्टिक शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस, ये केसेस कुछ दे रखे हैं, ठीक है। ये 4 केसेस हैं। कौन से केसेस हैं, या तो वो पर्सन जो है, ए में बता रखा है कि मेंटल या फिजिकल इंजरी दे रहा है। मेंटल या फिजिकल इंजरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल अब्यूज भी इंक्लूडेड है, मारता पीटता है, सेक्सुअल अब्यूज भी, उसकी मर्जी के बिना अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है डोमेस्टिक वायलेंस में। तीसरी चीज क्या है कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज है, बोल कर, जैसे मान लो ही इज अब्यूजिंग, या कोई इमोशनली उसको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है कह सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज है। इकोनॉमिक अब्यूज का मतलब है कि हो सकता है कि उसको नौकरी ना करने दे या उसके हाथ में कुछ पैसे ना दे, इस तरीके से जो है इकोनॉमिक अब्यूज होता है। दैट इफ शी इज अ हाउस वाइफ तो द हस्बैंड इज नॉट गिविंग सम मनी टू हर, तो ये भी जो है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। ये तो हो गई पहली बात, मेंटल फिजिकल इंजरी, जो कि ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है। अभी इसको भी अलग से, जैसे फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीजें अलग से भी एक्सप्लेन करी गई हैं कि क्या होती है, ठीक है।
देन बी सेज हरास कर रहा है, इंजर कर रहा है या हार्म कर रहा है ग्रीव्ड पर्सन को टू कोर्स हर फॉर अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसको मतलब जबरन जो है उसके साथ अनलॉफुल डिमांड है उसकी जो है डाउरी की, हस्बैंड की अनलॉफुल डिमांड है डाउरी की, हस्बैंड ही नहीं रिस्पोंडेंट की जो है अनलॉफुल डिमांड है डाउरी की कि दहेज जो है तुम मुझे ला करके दो इतना, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो चाह रहा हो लेने के लिए उससे। ये सारी चीजें होंगी। फिर सी में बता रखा है कि थ्रेटन कर रहा है अग्रीव्ड पर्सन को और एनी पर्सन जो कि रिलेटेड है अग्रीव्ड पर्सन से कि वो ऐसा कुछ कर देगा जो कि ए या बी में दे रखा है, जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो दे रखा है, थ्रेटन कर रहा है रिस्पोंडेंट अग्रीव्ड पर्सन को या उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन। उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन कौन होगा? उसके फैमिली वाले हो सकते हैं, किसके? अग्रीव्ड पर्सन के फैमिली वाले हो सकते हैं, उसके फादर मदर को, उन लोगों को भी जो है डरा धमका रहा है कि अगर मतलब ऐसा नहीं किया, अगर कोई उसकी जो कोई डिमांड है वो अगर फुलफिल नहीं करी तो वो ए क्लॉज ए में क्लॉज बी में जो चीजें दी हुई हैं वो ऐसा कुछ करेगा। ठीक है। देन डी क्लॉज सेज अदरवाइज हार्म इंजरी, और अगर इसके अलावा भी कोई अगर हार्म और इंजरी है, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट करी जाएंगी। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है? सब क्लॉज 1 में फिजिकल अब्यूज के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज बताया गया है, देन वर्बल और इमोशनल अब्यूज बताया गया एंड देन इकोनॉमिक अब्यूज बताया गया। ये सारी चीजें जो है अलग अलग एक्सप्लेन करी गई हैं। अब जब भी आप मेंस में डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं तो एक एक वर्ड जो इसमें बताया, मतलब बेरा कुछ छापने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एक जो कीवर्ड जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो कीवर्ड जो है आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है। फिजिकल अब्यूज में क्या है? फिजिकल अब्यूज में मारना पीटना, मतलब कि कोई बॉडीली पेन, हार्म, इंजरी इस तरीके का कुछ कॉज कर रहा है विच इज डेंजर टू हिज लाइफ, टू हर लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। ठीक है। प्लस उसके साथ असॉल्ट कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स कर रहा है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है तो वो। सेक्सुअल अब्यूज में क्या कर रहा है? ह्यूमिलेट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है या वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देन वर्बल और इमोशनल अब्यूज में ही इज इंसल्टिंग, द रिस्पोंडेंट इज इंसल्टिंग, रिडिक्यूलिंग और ह्यूमिलेशन कॉज कर रहा है। नेम कॉलिंग फॉर नॉट हैविंग मेल चाइल्ड, मतलब इस तरीके से कहना कि तुम जो है बच्चा नहीं पैदा कर पाई, ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। ये एक्चुअली वर्बल अब्यूज में या इमोशनल अब्यूज में आती है जिससे मेंटली जो है वुमेन हैरेस हो रही है। ठीक है। प्लस थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन, और साथ साथ जो है उसको थ्रेट भी दे रहा है इस चीज़ के लिए कि वो कोई फिजिकल पेन उसके साथ जो है कॉज करेगा या उसे मारेगा पीटेगा, इस तरीके का थ्रेट भी देना, डराना धमकाना भी वर्बल या इमोशनल अब्यूज में आ रहा है। अब इकोनॉमिक अब्यूज में 3 चीज़ें बताई गई हैं। 3 चीज़ें वो क्या है? डिप्राइव करना, डिस्पोज या एलियनेट कर देना या प्रोहिबिट करना। सबसे पहले डिप्राइव करने का क्या मतलब है? तो डिप्राइव करना उसको इकोनॉमिक या फिर उसके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो जैसे मैंने बताया ना आपको, वो उसको नौकरी पर नहीं जाने दे रहा है या उसको किसी तरीके को कोई पैसे वगैरह नहीं दे रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों से, तो वो चीज़ मतलब उसकी जो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स हैं वो उसके वो चीज़ भी नहीं कर पा रही है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। ठीक है। उसका जो स्त्रीधन है उससे भी उसको डिप्राइव कर रहा है। स्त्रीधन का मतलब है जो उसका खुद का पैसा जो शादी वगैरह में मिलता है उससे भी उसको डिप्राइव कर रहा है, वो उस पर भी हक जमा करके बैठा हुआ है, उसको एक पैसा नहीं दे रहा। तो वो कोई प्रॉपर्टी है उसकी जॉइंटली या सेपरेटली उसकी कोई प्रॉपर्टी, उससे भी उसको डिप्राइव कर रहा है, मान लो कब्जा करके बैठा हुआ है कि मतलब नहीं जो है उसको प्रॉपर्टी देगा। ठीक है। डिप्राइव कर रहा है रेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आएंगी। देन डिस्पोज और एलिनेट का मतलब है कोई हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, कोई असेट्स वगैरह हैं, वैल्यूबल्स है, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्पोज करने की बात कर रहा है। एलिनेट मतलब कि कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो मैं इसे बेच दूंगा। एलिनेट करने का मतलब है ट्रांसफर कर दूंगा किसी और को, तो ये इस तरीके की चीज़ें। प्रोहिबिट, ही इज प्रोहिबिटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसको मतलब रिसोर्स जैसे मान लो कि फ्रिज नहीं यूज़ करने दे रहा, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज नहीं यूज़ करने दे रहा है क्या मतलब कोई रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट के रिस्पेक्ट में समझिएगा आप इसे। फ्रिज में मान लो ताला लगा दिया, ठीक है, और उसको मतलब ही इज प्रोहिबिटिंग टू एवरी रिसोर्स ही कैन, ठीक है, किसी भी तरीके से घर में कुछ नहीं यूज़ करने दे रहा, वॉशरूम नहीं मान लो यूज़ करने दे रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आएंगी। फैसिलिटी विच एग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज, ऑब्वियसली वो एंटाइटल्ड है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, उसका भी वो घर है, तो अगर वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, नहीं यूज़ करने दे रहा है, ही इज प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग, तो दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन।
इतना अगर आप इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ोगे और जो मेन चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको हाईलाइट कर ली है तो आसानी से डेफिनेशन याद हो जाएगी। और मैं सिर्फ आप लोगों को कीवर्ड्स बता रही हूँ। अब अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, अभी आई एम नॉट रीडिंग द बेयर एक्ट बिकॉज अभी अगर मैं एकदम से बेयर एक्ट रीड करना शुरू कर दूंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आपने ये वीडियो देख ली है और अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अच्छा इसमें ये होता है, फिजिकल अब्यूज़ ये है, सेक्सुअल अब्यूज़ ये है, आपको कीवर्ड्स पता चल गए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज बेयर एक्ट में इसकी नहीं लिखी हुई है जो आपको अपने आप से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जहां मुझे लगेगा वहां जो है आई रीड द बेयर एक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन 2 है, वो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस। अगर ये चीज पता लगानी है, डिटरमाइन करना है कि कोई एक्ट, ओमिशन या जो कमीशन हुआ है रिस्पोंडेंट का या कंडक्ट है रिस्पोंडेंट का वो डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं है, अंडर दिस सेक्शन द ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो ओवरऑल फैक्ट्स हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारी चीजें देखेगा कोर्ट। ठीक है, ये बात इसमें कही गई। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमें पावर और ड्यूटीज बताता है, किसकी, प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, एक्सेट्रा। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर का बड़ा रोल जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। सेक्शन 4 कह रहा है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 4 में बताया गया कि जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। अगर कोई पर्सन, जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, एंड मेरे घर के बगल में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस कोई बंदा कॉज कर रहा है, ठीक है, अब मैं जा करके प्रोटेक्शन ऑफिसर को बता सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लग जाएगी कि मैंने बता दिया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बच जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने उन्हें बता दिया है गुड फेथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो इसमें मतलब आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। इन्फॉर्मेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्फॉर्मेंट कोई भी बंदा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वही होगा इन्फॉर्मेंट, कोई भी हो सकता है। तो बस ये कह रहा है कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बस इतना आपको इसमें याद रखना है। सेक्शन 4। सेक्शन 5 कह रहा है कि ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। क्या ड्यूटीज है पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, मजिस्ट्रेट की? सो पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जिनके पास कंप्लेंट आई है डोमेस्टिक वायलेंस की, और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट और ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर इनमें से कोई जो है डोमेस्टिक वायलेंस की प्लेस पे प्रेजेंट है, वो देख रहे हैं सामने कि ऐसा हो रहा है उनके किसी पर्सन के साथ, और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम शैल इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन। तो या तो कंप्लेंट आई है या तो जो है वो देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे किसको, उस अग्रीव्ड पर्सन को, कि मतलब तुम्हारे पास ये जो है रेमेडीज हैं, तुम यहाँ से जो है रेमेडीज सीख कर सकती हो। कैसे, क्या रेमेडीज हैं, बताया जाएगा उनको कि आपके पास राइट है एक एप्लीकेशन देने का, किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट। अब ये सारे ऑर्डर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शंस में। ठीक है, अभी सिर्फ नाम से जानो कि ये ऑर्डर्स जो है कोर्ट दे सकती है। क्या ऑर्डर दे सकती है? प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है, मॉनिटरी रिलीफ दे सकती है, कस्टडी ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो है मिल सकता है। इसके लिए अग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन लगा सकती है। दूसरी चीज की आपके पास फैसिलिटी है, किस चीज के लिए, सर्विस प्रोवाइडर को आप रीच कर सकती हैं। तीसरी चीज क्या है कि आपके पास फैसिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। ठीक है, देन फिर डी क्लॉज क्या कह रहा है? डी क्लॉज कह रहा है कि आपके पास राइट है टू फॉर लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब ये वाला जो एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तो ये ऐसे ही जैसे मैंने बोला है आपको ऐसे ही लिखना है और इसका ईयर याद होना चाहिए। कभी कभी घुमाने के लिए ईयर जो है गलत दे देंगे और आपसे ऑप्शंस में पूछ लेंगे, तो 1897 ये आपको ईयर याद होना चाहिए। तो उनको बताया जाएगा कि आपके पास फ्री लीगल एड भी है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उनके पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं अंडर सेक्शन 498A IPC, दैट इज क्रूरल्टी के अगेंस्ट भी वो जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। ये सारी चीजें जो है उन्हें बताई जाएंगी। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो कह रहा है कि दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन एनी मैनर एज टू रिलीव अ police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to commission of a cognizable offence. Not important, छोड़ दो। 6 में क्या बता रखा है? हमें ड्यूटीज बता रखी है। शेल्टर होम्स की क्या ड्यूटी है? तो शेल्टर होम की ड्यूटी ये है कि वो शेल्टर प्रोवाइड करेंगे अग्रीव्ड पर्सन को।
किसकी रिक्वेस्ट पे करेंगे? 3 लोगों की रिक्वेस्ट पे वो ऐसा कर सकते हैं। अग्रीव्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पे हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे हो सकता है, और सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वेस्ट पे हो सकता है। तो ये 3 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। सेक्शन 7 में कह रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा बैडली वो इंजर्ड है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। वही जो 3 लोग हमें सेक्शन 6 में बताया गया है कि इन 3 लोगों की रिक्वेस्ट पे, वही 3 लोगों की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर भी हो रहा है, अग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 9 में हमें ड्यूटीज और फंक्शंस बता रखे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के, और सेक्शन 8 में हमें अपॉइंटमेंट बता रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 8 में जो है अपॉइंटमेंट की क्या बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जितना पॉसिबल हो सके एक वुमेन ही हो प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, क्वालिफाइड होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वुमेन होगी तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 9 में ड्यूटीज और फंक्शंस क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर के? तो उनके फंक्शंस हैं असिस्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। मजिस्ट्रेट को जो है असिस्ट करें, वो हेल्प करें कि वो अपने फंक्शंस किस तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वो बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उनको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी होती है। तीसरी चीज क्या है कि वो एप्लीकेशन लगाएंगे अगर अग्रीव्ड पर्सन चाह रही है तो रिलीफ क्लेम करने के लिए। अगर यहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन इज डिजायरेबल ऑफ क्लेमिंग द रिलीफ, देन ओनली। देन ensure that aggrieved person is provided free legal aid under Legal Services Authority Act 1987। वो ये चीज इंश्योर करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिली है। मेंटेन लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर गिविंग लीगल एड, काउंसलिंग, शेल्टर होम टू अग्रीव्ड पर्सन। एक लिस्ट मेंटेन करेंगे कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लीगल एड दे रहे हैं या काउंसलिंग करा रहे हैं, जो भी कुछ है, शेल्टर होम दे रहे हैं अग्रीव्ड पर्सन को। ये सारी चीजों का उनको लिस्ट मेंटेन करना होगा। Then give shelter home to aggrieved person and copy to police officer and magistrate having jurisdiction of। तो मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन ऑफ शेल्टर होम, तो यहाँ पर क्या है कि शेल्टर होम दिया जाएगा अग्रीव्ड पर्सन को, और उसकी एक कॉपी दी जाएगी किसको? पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को, जिनके जुरिस्डिक्शन में वो शेल्टर होम है। ठीक है, वो। देन गेट अग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड रिपोर्ट, मतलब अग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, और वो जो रिपोर्ट की कॉपी है वो मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। तो देखो 2 चीजें जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच रही है, 2 चीज की कॉपी पहुंच रही है। एक क्या पहुंच रहा है कि शेल्टर होम जब अग्रीव्ड पर्सन को मिला है तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की कॉपी जो है इन दोनों के पास होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर के पास और मजिस्ट्रेट के पास, जिनके जुरिस्डिक्शन में है वो पर्टिकुलर शेल्टर होम। और यहाँ पर जो है जो मेडिकली एग्जामिन किया गया अग्रीव्ड पर्सन को, उसकी भी जो है रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए उनके पास। देन ensure execution of monetary relief under section 20। अगर सेक्शन 20 के अंदर मॉनेटरी रिलीफ कुछ मिला है तो वो भी जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि क्या रिस्पॉन्डेंट उसको मॉनेटरी रिलीफ दे रहा है, कुछ पैसा वगैरह दे रहा है, वो चीज भी जो है वो इंश्योर करेंगे आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर। देन कोई अगर अदर ड्यूटीज हैं तो वो भी वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन सबसेक्शन 2 में बताया गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट जो है काम करेंगे, मजिस्ट्रेट के अंडर ये काम करेंगे। ठीक है, उनके कंट्रोल में। देन ड्यूटीज हो गई हमारी। अब सेक्शन 10 में हमें सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बता रखा है। तो सर्विस प्रोवाइडर में क्या कह रखा है? सर्विस प्रोवाइडर कौन है और इनकी ड्यूटीज क्या है? तो देखो ये एक वॉलंटरीली एसोसिएशन होता है, मतलब ये खुद जो है अपनी स्वेच्छा से एक एसोसिएशन जो है करते हैं, जो कि रजिस्टर कराते हैं खुद को अंडर, एक मिनट, हाँ, सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड होती है। दिस एक्ट 1860 का ये एक्ट है, इसमें हाँ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो है ये अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एज सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, और या फिर जो है कंपनी की तरह भी खुद को रजिस्टर करा सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विद द ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि ये प्रोटेक्ट करेंगे राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन की राइट्स और इंटरेस्ट को बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ, मतलब ये बेसिकली क्या, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन सी सर्विस है? यहाँ पर हम इस एक्ट में देखें तो वो कौन सी सर्विस है? वो सर्विस है आपकी लीगल एड की, मेडिकल एड की, जो फाइनेंशियल एड है, ये सारी चीजें सर्विस है। और या अगर कोई अदर असिस्टेंस चाहिए तो वो उस तरीके से काम करेंगे। एंड शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर, और शैल है यहाँ पर, तो मतलब कि इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास भी खुद को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। देन इसके बाद इनके फंक्शंस वगैरह दिए हुए सबसेक्शन 2 में। तो सबसेक्शन 2 में इनके फंक्शंस हैं जो कि कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करेंगे ये भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, कॉपी देंगे मजिस्ट्रेट को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को।
फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जब जो भी एग्रीड पर्सन का उसकी भी कॉपी पहुंचेगी किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और पुलिस स्टेशन में पहुंचेगी, ठीक है। और इंश्योर करेंगे कि शेल्टर होम दिया जाए एग्रीड पर्सन को। देखो शेल्टर होम दिया जाए एग्रीड पर्सन को, ये हर केस में शेल्टर होम नहीं दिया जाता। बेसिकली जहां पर लग रहा है कि उसको रिस्पॉन्डेंट के साथ छोड़ना जो है सही नहीं है, बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा अगर जो है उसको रिस्पॉन्डेंट के साथ छोड़ दिया, तो शेल्टर होम प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी सर्विस प्रोवाइडर के, ये हम हर एक्ट में पढ़ते हैं कि जो भी पर्सन अगर गुड फेथ में काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या फिर सूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हमारे पास ड्यूटीज, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं इस एक्ट के अंदर, वो हमें पढ़ना है। तो देखो गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात हो रही है कि वो पब्लिसिटी करें इस एक्ट की मीडिया में, ठीक है, कि मतलब बताएं लोगों को, वुमेन इस बारे में मतलब बेसिकली अवेयरनेस फैलाना इस बारे में कि इस तरीके का एक्ट है आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो हाँ वही जैसे मैं आपको बता रही थी, अवेयरनेस ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स को भी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। कोऑर्डिनेशन बैठे बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 11 में क्या दे रखा है। एंड देन प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि कह रहा है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो ऑर्डर जो है आपका 18 से लेकर के 22 तक दिया हुआ है, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है, मॉनेटरी रिलीफ मिल रही है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर है, ये सारी चीजें आपको 18 से लेकर के 22 तक दी हुई है। प्रोसीजर किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा वो हमें 12 से 16 में दे रखा है और 23 से 29 में दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये चैप्टर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर एक्ट में आपको यह चैप्टर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, कहाँ दी हुई है ये पता होना चाहिए, और जो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई, जो डेफिनेशन क्लॉज में, वो सारी चीज़ें जो है आपको लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम आएंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 पे। तो सेक्शन नंबर 12 सारी पूरा सेक्शन जो है इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पढ़नी है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 में कह रहा है एप्लीकेशन फॉर रिलीफ होगा। एप्लीकेशन फॉर रिलीफ कौन देगा, या तो अग्रीव्ड पर्सन दे दे, या प्रोटेक्शन ऑफिसर दे दे, या फिर कोई अदर, ठीक है। किसको देंगे, मैजिस्ट्रेट को। और मैजिस्ट्रेट को दिया गया रिलीफ के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, अब वो कंसिडर करेंगे किसको, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इंसिडेंट रिपोर्ट भी बना रहे हैं, तो वो कंसिडर करेंगे मैजिस्ट्रेट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को। इसमें जो डेट है, मतलब कि जो टाइमिंग वगैरह दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। पहली हियरिंग जो है, फर्स्ट हियरिंग जो है यहाँ पर 3 दिन में होगी, 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। फाइनल डिस्पोजल जो है 60 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जब से पहली हियरिंग शुरू हुई है, ठीक है। पहली हियरिंग से 60 दिन के अंदर अंदर जो है आपका ये केस खत्म हो जाना चाहिए, डिस्पोज हो जाना चाहिए। तो क्या याद रखना है हमें सेक्शन नंबर 12 में, सेक्शन नंबर 12 में हमें याद रखना है कि 3 दिन, पहली हियरिंग जो है 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन जो है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास पहुंची, पहली हियरिंग होगी उस पहले, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर, और फिर उसके बाद जो है 60 दिन के अंदर अंदर केस का फाइनल डिस्पोजल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, सेक्शन 13 में हमें नोटिस के बारे में बता रहा है कि नोटिस सर्व करा जाएगा। किसको नोटिस सर्व करा जाएगा, ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट को, विद इन 2 days। ये मैक्सिमम टाइम दे रखा है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है उसको नोटिस चला जाना चाहिए। कौन देगा, ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट देंगे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट देंगे टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, और वो कहेंगे फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पोंडेंट को विद इन 2 days। प्रूफ ऑफ सर्विसेज कैसे होगा, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि उसको जो है नोटिस का सर्विस हो गया है, तो डिक्लेरेशन जो है सर्विस का किया जाएगा ऑफ नोटिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर करेंगे कि हाँ उसको जो है सही से सर्विस हो गई है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14 में बता रखा है कि काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग किसकी हो रही है, ऑब्वियसली काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है रिस्पोंडेंट की और अग्रीव्ड पर्सन की, दोनों लोगों की हो रही है। कि मतलब बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ये चाह रही है या मैजिस्ट्रेट ये चाह रहे हैं कि मामला सुलझ जाए किस तरीके से। अगर चीजें ठीक हो सकती हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएं, अगर ठीक हो सकती हैं तो ठीक करने की पूरी कोशिश की जाती है। वही यहाँ पर जो है सेक्शन 14 में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है काउंसलिंग करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो काउंसलिंग होगी अग्रीव्ड पर्सन की, रिस्पोंडेंट की, सिंगली भी हो सकती है, जॉइंटली भी हो सकती है, मतलब अलग अलग भी उनको बुला करके कर सकते हैं, और साथ में अगर करना चाहें तो साथ में भी हो सकती है, ठीक है। कौन करेगा, मेंबर ऑफ
मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो करेंगे। फिर आफ्टर काउंसलिंग जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी। जब काउंसलिंग हो गई, ये जो सारे मैं आपको टाइम बता रही हूँ ये आप मार्क कर लीजिएगा। जब काउंसलिंग हो गई उसके बाद दूसरी हियरिंग जो है वो विद इन 2 मंथ्स होगी, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स होगी। ये हो गया। सेक्शन 15 में बताया गया कि असिस्टेंस जो होगी वेलफेयर एक्सपर्ट की टू मजिस्ट्रेट को जो है असिस्टेंस की ज़रूरत है अगर वेलफेयर एक्सपर्ट की, तो वो दिया जाएगा, उन्हें असिस्टेंस दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को, और ये प्रेफरेबली जो है विमेन ही होती हैं, ठीक है। सेक्शन 16 में प्रोसीडिंग अगर कैमरा में कराना चाहें, अगर पार्टी चाह रही है, डिज़ायरेबल है अगर पार्टी, तो कैमरा में भी ट्रायल या प्रोसीडिंग्स हो सकती है। कैमरा का मतलब है ये नहीं कि कैमरा लेकर के वहाँ पर घूम रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर ओपन कोर्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 327 CRPC आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओपन कोर्ट होता है, मतलब कोई भी जनता आकर के बैठ सकती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख सकती है। लेकिन अगर पार्टीज कह दें कि हमें कैमरा ट्रायल चाहिए, तो दैट इज इन अ क्लोज्ड स्पेस, वही कोर्ट रहता है, बट वहाँ पर कोई पब्लिक एक्सेस नहीं होता, कोई पब्लिक नहीं जा सकती, ठीक है। तो इन अ क्लोज्ड प्लेस जो है, इन अ क्लोज्ड कोर्ट प्रोसीडिंग्स वहाँ पर चलती है, ठीक है। ओके, देन सेक्शन नंबर 17 सेज देयर इज द राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। तो राइट टू रिसाइड है शेयर्ड हाउस होल्ड में एक्सेप्ट द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें बस आपको इतना ही पता होना चाहिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ से जो ऑर्डर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्स में क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर सबसे पहली बात तो कि कब दिया जाएगा, जब प्राइमा फेसाई मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो हुआ है, मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन कमिटेड, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर वो देंगे किसके फेवर में, ऑब्वियसली अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में, एंड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट दिया जाएगा, अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में दिया जाएगा। क्या प्रोहिबिट करने के लिए कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस दोबारा से ना हो, ठीक है। दूसरी चीज एड और अबेट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, मतलब टू प्रोहिबिट ऑल दिस। देन नो एंट्री टू द एम्प्लॉयमेंट प्लेस स्कूल ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, जहां पर वो नौकरी कर रही हैं वहां पर एंट्री नहीं है, किसको, रिस्पोंडेंट को। स्कूल से आप क्या वाइफ स्कूल जाएगी, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिर्फ वाइफ के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं हो रहा है, मान लो डॉटर के अगेंस्ट है, अगर डॉटर के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हुआ है तो उनके स्कूल में भी जो है अग्रीव्ड पर्सन मतलब रिस्पोंडेंट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। Not that person, the respondent should not try to communicate to aggrieved person, किसी भी तरीके से जो है उससे बात करने के मतलब दूर रहना है एकदम, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। एलियनेट नहीं करेंगे कोई असेट को, कोई बैंक को, कोई लॉकर है अगर उनके नाम पर, या उनका जो स्त्री धन है उसको एलियनेट, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो है कोर्ट प्रोहिबिशन लगा लेती है। ये क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है, बेसिकली अग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देन कोई भी वायलेंस नहीं कॉज करेंगे टू द डिपेंडेंट्स ऑफ अग्रीव्ड पर्सन। मान लीजिए जो है अग्रीव्ड पर्सन कोई वाइफ है, उनके ऊपर शी इज द ओनली चाइल्ड अपने पेरेंट्स की, तो उनके ऊपर जो है उनके डिपेंडेंट्स है, फादर मदर हैं, ठीक है, तो उनको जो है कोई भी वायलेंस कॉज नहीं किया जाएगा, दूर रहना है, मतलब सबसे बेसिकली पूरा दूर रहना है आपको अग्रीव्ड पर्सन से और उनके डिपेंडेंट से, ठीक है। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जाता है। रेजिडेंस ऑर्डर क्या है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कोई भी चीज डिस्टर्बिंग अग्रीव्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब ये है कि जहाँ पर जैसे मान लो रह तो एक ही घर में रहें, क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड हाउस होल्ड वर्ड यूज कर दिया ना, तो रह तो वो एक ही घर में रहें, लेकिन जो है अगर रेजिडेंस ऑर्डर आ गया है तो आप भले ही एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आप जो है उनके करीब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिमूव, देखो क्या, एक तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करने की बात आ गई रिस्पोंडेंट को अगर शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो, ठीक है। और अगर रिमूव कर दिया है, और रिमूव भी मतलब कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को शेयर्ड हाउस होल्ड से, रिस्पोंडेंट को रिमूव तो कर सकते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड से, ये तो बात सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो वुमेन है तो रिमूव नहीं कर सकते। जैसे मान लो मदर इन लॉ है, ठीक है, तो फिर नहीं रिमूव कर सकते, बिकॉज उस विमेन की भी कोई डिग्निटी है, भले ही दैट उनके ऊपर एलिगेशन है या दैट शी इज अक्यूज्ड पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस भले कॉज किया है, बट दैट वुमेन ऑल्सो हैज सम डिग्निटी। वो इस तरीके से कहाँ, मतलब बेसिकली उनके फेवर में बात करी गई है कि वो कहाँ जा करके रहेंगी, तो वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई हुई है कि आप अगर वुमेन है तो आप रिमूव नहीं कर सकते, अन्यथा आप रिमूव कर सकते हैं, कोई आदमी है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, रिमूव कर सकते हो।
रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा रिस्पोंडेंट को और उनके रिलेटिव को कि उस जगह पर जो है शेयर्ड हाउस होल्ड में ना घुसें जहां पर अग्रीव्ड पर्सन रह रहे हैं, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्ट डिस्पोजिंग ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ये नहीं है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, मतलब जैसे मान लो निकाल दिया रिस्पोंडेंट को, ठीक है, रिस्पोंडेंट को निकाल दिया, अब शेयर्ड हाउस होल्ड में केवल वो महिला रह रही है जो कि सब्जेक्टेड है डोमेस्टिक वायलेंस है, जो अग्रीव्ड पर्सन है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है एलिनेट कर देंगे प्रॉपर्टी या डिस्पोज ऑफ कर देंगे प्रॉपर्टी, कौन, आपका रिस्पोंडेंट, ऐसा नहीं वो कर सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट रिनाउंसिंग अग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम राइट इन शेयर्ड हाउस होल्ड। आप ये नहीं कर सकते जो है अग्रीव्ड पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में अपना जो है राइट, क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात समझो कि कोई भी अगर वुमेन है तो उसका कुछ ना कुछ हक होगा शेयर्ड हाउस होल्ड में, ठीक है, वो कोई ना कोई राइट्स होंगे उसके कि इतना हिस्सा जो है उसके नाम का भी है। कोई वुमेन अगर कोई शादी करके भी अगर लड़की आती है, बहू आती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ हक होता है उस घर में, ठीक है, अपने हस्बैंड के घर में। तो यहाँ पर उसको आप मतलब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपना राइट जो है रिनाउंस कर दे या वेव ऑफ कर दे बेसिकली अपना राइट, ठीक है, जो उसका घर में जो राइट है, तो ठीक है। देन अरेंज ऑल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर अग्रीव्ड पर्सन और पे रेंट फॉर द सेम। या फिर जो है ये भी कहा जा सकता है कि एक ऑल्टरनेट जो है अकोमोडेशन, एक घर जो है अलग से अग्रीव्ड पर्सन के लिए अरेंज किया जाए या फिर जो है रेंट दे। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ सारी चीज़ें हैं रेजिडेंस ऑर्डर में, क्या है देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसमें प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अ वुमेन। अगर वुमेन है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है नहीं पास हो सकता। ऑर्डर किया जाएगा चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अग्रीव्ड पर्सन के चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और अग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा जो कि जैसे चैप्टर नंबर 8 CRPC में कराते हैं ना, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट 106 से लेकर के जो हमारे सेक्शन है उस तरीके से एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। डायरेक्ट किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि प्रोटेक्शन दे वो किसको, अग्रीव्ड पर्सन को। इम्पोज किया जाएगा ऑब्लिगेशन किसके ऊपर, रेंट पे करने के लिए रिस्पोंडेंट के ऊपर, कि अगर वो फाइनेंशियल नीड, ताकि जो है फाइनेंशियल नीड जो है वो मीट हो सके किसकी, अग्रीव्ड पर्सन की। देन डायरेक्ट किया जाएगा रिस्पोंडेंट को टू रिटर्न स्त्रीधन टू अग्रीव्ड पर्सन। अगर अग्रीव्ड पर्सन का स्त्रीधन रख लिया रिस्पोंडेंट ने तो उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप स्त्रीधन जो है उसका वापस करें। देन हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 पे। सेक्शन नंबर 20 से मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ का मतलब है मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं पे करने के लिए अग्रीव्ड पर्सन को। कोई भी अगर लॉस हुआ है, कोई एक्सपेंसेस वगैरह उसने सफर किए हैं बाय द अग्रीव्ड पर्सन या फिर उनके बच्चे के द्वारा अगर कुछ भी चीज़ें कुछ भी अगर लॉस हुआ है तो जो है मॉनेटरी रिलीफ दी जाती है। लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, जैसे मान लो लॉस ऑफ अर्निंग का मतलब है वो कहीं पे जॉब कर रही थी और जो है इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो जॉब पर नहीं जा पाई, तो भाई सैलरी वगैरह कट रही है तो आपको जो है मॉनेटरी रिलीफ देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कोई मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह है, बीमार है मान लीजिए, तो फिर जो है उसका भी देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि लॉस, डैमेज या डिस्ट्रक्शन वगैरह, जैसे मान लो लैपटॉप यूज़ करती थी, उसका लैपटॉप उठा करके तोड़ दिया या फ़ोन तोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें भी अगर हैं तो उसके लिए भी मॉनेटरी रिलीफ देना होगा। देन मेंटेनेंस, अगर चाइल्ड का मेंटेनेंस करने के लिए भी वो रिलीफ क्लेम कर रही है तो वो चीज़ भी देना पड़ेगा, फिर चाहे वो चाइल्ड का मेंटेनेंस हो या अग्रीव्ड पर्सन का मेंटेनेंस हो। प्लस यहाँ पर जो है अंडर सेक्शन 125 CRPC आप कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर भी वो रिलीफ क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 अंडर CRPC के अगेंस्ट, ठीक है। में देन हाउ मच, कितना रिलीफ दिया जाएगा, तो एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जिस तरीके का लाइफस्टाइल है आपके अग्रीव्ड पर्सन का उस तरीके से जो है होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी किसको, पार्टीज को, और पुलिस स्टेशन में भी दी जाएगी जहां पर, उस पुलिस स्टेशन में जहां पर रिस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा है, मतलब वहां के पुलिस वालों को पता होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। देन कब पे किया जाएगा, तो वो कब पे किया जाएगा वो पीरियड जो है स्पेसिफाई होगा ऑर्डर में कब पे किया जाएगा। अगर वो फेल कर जाता है पे करने से, नहीं पे करता है, तो रिकवर किया जाएगा उसके एम्प्लॉयर से या उसके डेटर से। किसके, रिस्पोंडेंट के एम्प्लॉयर से, डेटर से। मतलब एम्प्लॉयर का मतलब है जहां वो नौकरी कर रहे हैं और डेटर का मतलब है उसका जो है एक मिनट, डेटर का मतलब है कि जिसको उसने पैसा दे रखा है, तो मतलब उसके कहा जाएगा कि तुम उसको पैसा ना दे करके इनको पैसा दो, अग्रीव्ड पर्सन को, ठीक है। देन 21 से कस्टडी ऑर्डर। 21 में कस्टडी ऑर्डर दिया हुआ है तो ये किसी भी स्टेज पर हो सकती है ऑफ द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। कस्टडी जो है चाइल्ड की दी जाएगी अग्रीव्ड पर्सन को और रिस्पोंडेंट विजिट कर सकते हैं
लेकिन अगर हार्मफुल है उसकी वजह तो लग रहा है कि नहीं तो बिल्कुल सुधरने वाला ही इंसान नहीं है, तो फिर उसको कोर्ट मना कर देती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, रिफ्यूज कर देगी जो है आने से। 22 में हमें कॉम्पनसेशन ऑर्डर दे रखा है। कॉम्पनसेशन ऑर्डर में जो है एप्लीकेशन अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा लगाई जाएगी इंजरी के लिए, तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा। कोई मेंटल टॉर्चर अगर उसको हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस में है तो। देन 23 में हमें बता रखा है कि पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 18, 19, 20 और 21, 22 यहाँ पर अगर वो सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसाई रेस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो वहाँ पर वो इंटरिम ऑर्डर्स भी कुछ पास कर सकते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब होता है जो कि केस के बीच में पास किए जाते हैं, ठीक है। अभी केस का पूरा डिस्पोजल नहीं हुआ है, लेकिन केस के बीच में जो है पास किए जाते हैं, वो इंटरिम ऑर्डर्स होती है। एक्स पार्टी ऑर्डर्स का क्या मतलब है कि उसको जो है सुना ही नहीं गया रिस्पोंडेंट को, मतलब बेसिकली वो प्रेजेंट, जब उसको बुलाया गया तो वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसे में उनको सुने बिना भी एक्स पार्टी ऑर्डर्स जो है पास किए जा सकते हैं। आप लोगों ने सीपीसी में पढ़ा होगा। सेक्शन 24 क्या कह रहा है? सेक्शन 24 कह रहा है कि कोर्ट जो है कॉपी देगी ऑर्डर की फ्री ऑफ कॉस्ट किसको? पार्टीज को, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और सर्विस प्रोवाइडर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये सारे जो 1 लाइनर सेक्शन है आप लोगों को पता होने चाहिए थोड़े से, क्योंकि प्री में अब ये छोटे छोटे सेक्शन है, यहाँ से जनरली मेंस में सवाल नहीं बनते क्योंकि इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं है आपके पास। शॉर्ट नोट में मे भी आ सकता है बट इट इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट मेंस के हिसाब से। प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 में हमें ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में दे रखा है। तो अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 shall be enforced till the aggrieved person applies for discharge। सेक्शन 18 के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो तब तक की रहेगा जब तक कि अग्रीव्ड पर्सन ना कह दे कि ठीक है नाउ आई वांट टू डिस्चार्ज दिस, ठीक है। अगर वो कह दे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो जब तक वो नहीं कह दिए तब तक वो ऑर्डर चलता रहेगा, ठीक है। और ऑल्टरेशन का मतलब है जैसे मान लो अगर सर्कमस्टांसेस चेंज जाते हैं, देखो पढ़ लेते हैं इसे। सबसेक्शन 2 कह रहा है इफ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द अग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है, एप्लीकेशन लगाई है एप्लीकेशन लगाई है अग्रीव्ड पर्सन ने या रिस्पोंडेंट ने, वो सेटिस्फाइड है कि कोई सर्कमस्टांसेस में चेंज है, ठीक है, और वहां पर जो है ऑल्टरेशन की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है या रिवोकेशन की जरूरत है। रिवोक करने का मतलब है कोई कैंसिल करने की भी अगर जरूरत है तो ही में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजंस रिकॉर्ड करेंगे वो राइटिंग में और जो है ऑर्डर पास कर देंगे जो भी उन्हें सही लग रहा है, अप्रोप्रिएट जो भी उन्हें लग रहा है। सेक्शन 26 में कह रहा है कि रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर जो है एनी रिलीफ रेफर्ड मे बी सॉट फॉर इन एडिशन एंड अलोंग अग्रीव्ड पर्सन में सीक इन सच केसेस लीगल प्रोसीडिंग बिफोर अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट भी जो है वो जा सकती हैं। अग्रीव्ड पर्सन इज बाउंड टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट बिफोर दैट रिलीफ। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि 125 सीआरपीसी में भी वो जा सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, डीबी एक्ट में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, भाई वहां पर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो अगर हम ये चीज कह रहे हैं तो उनको जो है मजिस्ट्रेट को पहले से ये बात बतानी होगी। कोई भी मजिस्ट्रेट है सीआरपीसी में अगर वो क्लेम करी तो वहां पर भी उन्हें बताना होगा कि जो है मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑलरेडी रिलीफ क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो उस हिसाब से देखते हैं मैटर। तो ये चीज है। सेक्शन 27 में ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन में कह रहा है तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो कौन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेएमएफसी और एमएम जो है जिस तरीके का केस होगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच the person aggrieved permanently or temporarily reside, carries on business or is employed, or the respondent carries on business or is employed, or the cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a protection order and other orders। तो यहाँ पर बेसिकली उस कोर्ट के बारे में बता रहा है कि कौन सा कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स दे सकेगा। तो सबसे पहले तो जेएमएफसी का कोर्ट है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। ज्यूरिसडिक्शन किसका आ रहा है? लोकल लिमिट्स में किसकी है? अगर जो पर्सन अग्रीव्ड है अगर वो वहां पर रिसाइड कर रहा है तो वहां के जेएमएफसी या जो है एमएम हो सकते हैं, या रिस्पोंडेंट जहां पर रिसाइड कर रहा है या उसका बिजनेस वगैरह चल रहा है वहां पर, या तीसरी चीज जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पर जो है पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन तो तभी अराइज होगा जब डोमेस्टिक वायलेंस होगा, तो वहां पर भी जो है केस फाइल किया जा सकता है। शैल बी द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब केस फाइल किया वहां पर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के लिए, और जो भी ऑर्डर्स जो है यहाँ पर बताए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस वगैरह हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर जो है वो एनफोर्सेबल होता है थ्रू आउट इंडिया एनफोर्सेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मतलब सिर्फ आपके लिए एनफोर्सेबल है, सिर्फ आप ही दोनों के बीच में रहेगा, नहीं, थ्रू आउट इंडिया जो है एनफोर्सेबल। सेक्शन 28 में प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। तो प्रोसीजर में क्या कह रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड
All proceedings under section 12, 18, 19, 20, 21 and 22 and offences under section 31 shall be governed by the provisions of code of civil procedure, criminal procedure. तो यहाँ पर CRPC लग जाएगा. और 12 और सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 में कोर्ट अपना खुद का प्रोसीजर भी फॉलो कर सकती है. सबसेक्शन 1 में जो बताए वहां पर जो है CRPC लग जाएगा, लेकिन आपका सेक्शन नंबर 12 में और सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 में आप कोर्ट जो है खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकती है और केस के डिस्पोजल के लिए. देन सेक्शन 29 में हमें अपील के बारे में बता रखा है. तो अपील कहाँ पर लाई करेगी ये बता रखा है. तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर दिया गया किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, अगर अब अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी कोर्ट ऑफ सेशन में. 31 में पेनल्टी के बारे में बता रखा है. एक मिनट, 30 वाला रह गया ना, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो 30 वाले में क्या बता रखा है? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट. तो ये पब्लिक सर्वेंट होंगे सेक्शन 21 IPC के अंडर. सेक्शन 31 में हमें बता रखा है कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट. अगर उसने ब्रीच किया प्रोटेक्शन ऑर्डर का तब क्या होगा? पनिशमेंट है 1 साल तक की, या फिर 20,000 रुपये तक का फाइन है, या दोनों चीजें हैं. ट्रायबल है बाय द मजिस्ट्रेट जिसने ऑर्डर पास किया है. और चार्जेस फ्रेम करने के दौरान मजिस्ट्रेट जो है 498A IPC के भी चार्जेस लगा सकते हैं. सेक्शन 32 में हमें नेचर ऑफ ऑफेंस बताया हुआ है. तो कॉग्निजेबल होगा यहाँ पर ऑफेंस, नॉन बेलेबल होगा, और यहाँ पर ऑन सोल टेस्टिमनी ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन की ही गवाही पे या उनकी स्टेटमेंट पे रिस्पोंडेंट को कन्विक्ट किया जा सकता है. किसी तीसरे पर्सन की या किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है. सोल टेस्टिमनी पे भी किया जा सकता है. 32 हो गया. फिर उसके बाद 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी. अगर ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करी गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करी है, तो इनको भी जो है 1 साल तक की सजा है, इम्प्रिजमेंट है, या फिर 20,000 रुपये तक का फाइन है, या फिर दोनों चीज़ें हैं. ठीक है. 34 हमने बता दिया कि कॉग्निजेबल. 34 हम लोगों ने नहीं बात करा है ना. 34 अच्छा 32 में नेचर ऑफ ऑफेंस था. 34 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर. तो कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग जो है इनके अगेंस्ट नहीं होगी अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन कंप्लेंट जो है वो फाइल करी जाएगी, सबसे पहले सैंक्शन लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही जो है कंप्लेंट फाइल हो सकती है. 35 में बता रखा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. तो यहाँ पर कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट फॉर एनी डैमेज्ड कॉस्ट. कोई भी अगर डैमेज हुआ, अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया है, तो कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी. सेक्शन 36 कह रहा है कि एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ. किसी भी दूसरे एक्ट को ये डेरोगेट नहीं कर रहा है. ठीक है. इसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है. दिस एक्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. किसी भी एक्ट को डेरोगेट नहीं कर रहा. ठीक है. 37 में हमें बता रखा है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. तो इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की. अब 3 केसेस हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस प्री में देखने को मिलेंगे. ठीक है. देखो वो 3 केसेस कौन से हैं. सबसे पहले तो केस है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी चाईमल. 2010 का केस है. यस, 2010 का ये केस है. इसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वर्ड कीप यहाँ पर KEEP कीप यूज्ड फॉर सेक्सुअल पर्पस servant not in relationship of marriage. तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप में नहीं है किसी भी मैरिज के. तो अगर मतलब बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी अगर ऐसी विमेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल पर्पस के लिए उस पर्सन के साथ रह रही है, मतलब रह क्या रही है, रह भी नहीं रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली नहीं बता रखा है, पर बस यहाँ पर इतना बताया कि सेक्सुअल पर्पस के लिए अगर उसका यूज हो रहा है तो वो मैरिज के रिलेशन में नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली वो डोमेस्टिक वायलेंस को वो नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती. ये पर्टिकुलर चीज जो है इसमें कही गई.
देन एक और केस है ललिता तोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये केस 2018 का है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लिव इन पार्टनर is entitled to relief under section 125 CRPC and DV Act also. ये लिव इन रिलेशनशिप का केस है, आपको ये याद रखना है। एल से ललिता है और एल से लिव इन रिलेशनशिप है, ये इस तरीके से याद हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, 2020 का ये केस है। ठीक है, इसमें क्या है, डॉटर इन लॉ हैज द राइट टू स्टे, डॉटर मैं यहाँ पर DIL लिख दूं, डॉटर इन लॉ हैज द राइट टू स्टे इन द इन-लॉज हाउस। ठीक है, डॉटर इन लॉ के पास राइट है वहां पर रहने का, पहली चीज। दूसरी चीज, वाइफ हैज द राइट इन शेयर हाउस। मैं आपको बता रही थी ना कि कोई अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसका अपने हस्बैंड के घर पे पूरा हक है। ठीक है, तो वही चीज़ इस केस में कही गई। सबसे पहली बात तो कि डॉटर इन लॉ का राइट है कि वो वहाँ पर रह सकती है इन लॉज के हाउस पर। ठीक, दूसरी चीज़ क्या बताई गई कि वाइफ के पास भी राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड का। ठीक है, तो ये जो है इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया जितना मैंने आपको बताया है। अब अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, यहाँ से ये वीडियो खत्म हो रही है तो अब आप इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको बेयर एक्ट पढ़नी है एक बार बैठ करके। 37 सेक्शन, तो कोई बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है कि आप एक गो में इसको नहीं पढ़ सकते हो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है छुड़वा दी है मैंने, उसको आप छोड़ सकते हो छोड़ना चाहो तो, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये केसेस ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये केसेस लिख लीजिएगा क्योंकि ये तीनों केसेस जो हैं कभी ना कभी प्री में पूछे गए हैं। ये वाला ललिता तोपो वाला केस तो पूछा ही गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और डी वेलुस्वामी का भी केस पूछा गया है। इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये दोनों तो पूछे गए। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।